वेलकम करता हूं जितने भी हमारे डी एस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एक नए वीडियो का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में स्वागत करता हूं। और जो कंजेंटल डिजीज है वह है हमारा हाइड्रोसेफलस, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं जल शीर्ष होता क्या है। माय डियर, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना। हाइड्रोसेफलस का एक मीनिंग में समझिए तो हाइड्रोसेफलस का मीनिंग होता है कि मस्तिष्क में पानी भरा होना, ठीक है, पानी भर जाना। अब ये पानी क्यों भर जाता है तो माय डियर, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, CSF द्रव, इसके उत्पादन व अवशोषण में असंतुलन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असमान रूप से CSF के इकट्ठा होने को जल शीर्ष कहते हैं। इसमें नवजात का सिर जो है असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है। माय डियर, अब आपको बता देते हैं दो कंडीशन होता है, ठीक है। ब्रेन में सूजन होने का जन्मजात रोग में दो कंडीशन होता है। एक को जो है होता है हाइड्रोसेफलस, जिसमें जल भरा होता है, यानी जल कहा जाए तो CSF भरा होता है ब्रेन में, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है वह होता है सेफलोहेमेटोमा। क्या चीज़? सेफलोहेमेटोमा। सेफलोहेमेटोमा का मतलब होता है कि रक्त में मस्तिष्क में रक्त का इकट्ठा होना, ठीक है। और यह जो है बच्चा में होता है और यह दोनों ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तब जाके यह फिर जो है समस्या वाली बात होती है, ठीक है। बाकी देखिए, हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है कि देखिए, चाहे आपसे सेफलोहेमेटोमा पूछ ले या फिर हाइड्रोसेफलस पूछ ले, दोनों का मीनिंग वही होगा। एक में होगा जो ब्लड इकट्ठा होगा वह सेफलोहेमेटोमा होगा, और एक में होगा जो CSF इकट्ठा होगा उसे हाइड्रोसेफलस कहते हैं। और यह कहाँ इकट्ठा होगा? मस्तिष्क में, ठीक है। तो जल शीर्ष का मतलब होता है, इसका नॉर्मल सी शाब्दिक अर्थ है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। अब ये पानी कब भर जाता है तो जो हमारे, चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे ब्रेन से लेकर स्पाइनल तक जो है हमारा CSF द्रव भरा है, ठीक है। अब यह द्रव में होता यह है कि उत्पादन जो इसका जो प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के साथ साथ में जो ऑब्जर्प्शन होनी चाहिए, जो अवशोषण होनी चाहिए, उसमें असंतुलन हो जाता है। अब जैसे ही असंतुलन होता है, मानिए कि जो है किसी एक एज फॉर एग्जांपल मानिए कि कोई चीज़ जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है 2.5 लीटर है, ठीक है। 2.5 लीटर है। दिन भर में वह किसी चीज़ को 2.5 लीटर जो है ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है अपने अंदर। कोई भी चीज़ है जो द्रव को अपने अंदर अवशोषण कर लेता है, ठीक है। लेकिन दिन भर में 2.5 करता है, लेकिन दिन भर में प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया? 3 हो गया, 3 लीटर हो गया। लेकिन क्षमता कितना है अवशोषण करने का? 2.5 लीटर ही। तो वो तो आधा लीटर तो फालतू ही हो रहा है। 2.5 लीटर तो अब्जर्प्शन कर लेगा, लेकिन दिन भर का बच जाएगा आधा लीटर जो एक्स्ट्रा है। तो यही बनने, मतलब उत्पादन होने और अवशोषण होने में असंतुलन के परिणाम स्वरूप होता यह है कि CSF का इकट्ठा जो है शीर्ष में मस्तिष्क में होने लगता है असमान रूप से, और इसी को हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें जो है असमान रूप से उसका सिर जो है बड़ा दिखाई देने लगता है, और यही हाइड्रोसेफलस हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब फिगर के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिए, यह बच्चा है, इसका देख लीजिए कितना गोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डायमीटर, इसका जो गोला है, यहाँ पे इसका पूरा गोला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रेन जो है लंबा हो गया है, और इसका ये देख सकते हैं अंदर वाला भाग मोटा हो गया है। ये कितना पतला है? ये मोटा हो गया है। मतलब इसमें जो है प्रेशर के कारण, इसमें दबाव बढ़ने के कारण CSF इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण यह मोटा है। और जब यह मोटा हो गया है तो देख सकते हैं यह शरीर मस्तिष्क बड़ा भी हो गया है, इसका परिधि बढ़ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सूजन है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे अब फिगर के माध्यम से देख लिए। अब इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। अगर मानिए किसी को ये प्रॉब्लम होगा तो उसमें लक्षण क्या होंगे। माय डियर, कारण की मैं बात बता दूं तो कारण जो आप लोग नवजात शिशु के नवजात बीमारी के जो आप लोग कारण देखे हैं ना, जन्मजात बीमारी के जो कारण देखे हैं वही कारण यहाँ पर भी हो जाएगा। चूँकि ये भी तो जन्मजात रोगी हैं तो वह कारण को यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। बाकी लक्षण चलिए शुरू करते हैं।
वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना। अब होता यह है कि जो हमारा वक्ष चेस्ट होता है उसके रेशियो में जो है सिर बड़ा हो जाता है, लक्षण में दिखाई देता है। जो सिचुअर होते हैं, जो सिचर जो ब्रेन में होते हैं, जो बच्चा जब शिशु रहता है तो यह सिचुअर देखने को मिलता है। तो यह सीवन रेखाएं जो होता है यह जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से जो है यह ब्रेन में आपके जो है होते हैं, इस प्रकार से यह सिचुअर होता है, 4 सिचुअर होते हैं। तो यह जो है ब्रेन में होता है। तो यह सिचुअर जो है दूर दूर दिखाई देता है, नॉर्मल से अलग दूर दूर दिखाई देगा। दूर दूर क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसमें सूजन है, उससे आकार बड़ा हो गया है, तो वही जो है सिचुअर भी तो बाहर जो है ज़्यादा दूर पर दिखाई देगा। कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देगी, और जो आपका मस्तिष्क है उस पर जो कपाल पर जो भेन है वह मोटा मोटा दिखाई देगा। चूँकि जाहिर सी बातें हैं, कोई भी चीज़ सूजन के कारण बढ़ जाता है तो उसमें जो है नस से दिखने लगती है, सिराएं दिखने लगती है। तो उसी प्रकार से बच्चा में मस्तिष्क पर जब पानी भर जाता है तो उसके उभरी हुई सिराएं जो है दिखने लगता है। उभरा हुआ अग्र फ्रंटल। अब होता है कि सामने वाला जो मस्तिष्क है, जो हमारा कपाल है जिसे ललाट कहते हैं, वह भी आगे की तरफ जो है बढ़ जाता है, उभरा हुआ नज़र आ जाता है, और उसके अंदर में जो है आँख आ जाता है। देखते हो यह किसी बच्चे का जो है एकदम मस्तिष्क बड़ा हो जाएगा, पीछे भी मस्तिष्क निकल जाएगा, आगे भी मस्तिष्क जो है उसका बढ़ जाएगा, निकल जाएगा, और आँख उसका लगेगा कि धंसा धंसा आँख अंदर चला जाएगा उसका। तो इस प्रकार से जो है उसका आगे का जो फ्रंटल होता है उभरा हुआ होता है। सिर का आघात परीक्षण करने पर फूटे मटके जैसी ध्वनि उत्पन्न होता है। अब इसमें लक्षण ये होते हैं कि अगर सिर पर टक टक आग पर जो है थपथपाइएगा तो जो है क्रेकल की आवाज़ आएगा, ठीक है, मटके जैसे, फूटे मटके के जैसे आवाज़ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो पानी भरा है, इसलिए आवाज़ आएगा, ठीक है। और आघात परीक्षण क्या होता है? थपथपाकर जो परीक्षण किया जाता है वही आघात परीक्षण होता है। ओके। आँखों में आइरिस नीचे की तरफ तथा दृढ़ पटल ऊपर की ओर दिखाई देगा। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि जब और नॉर्मल तौर पे आप देखते भी होइएगा कि किसी बच्चा का अगर सिर बड़ा हो जाता है सामान्य से, तो आगे की तरफ भी उसका सिर जो है निकल जाता है, पीछे की तरफ भी निकल जाता है, लम्बा उसका जो है सिर हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, अब जब आगे की तरफ अगर फ्रंटल अगर उभरा हुआ रहेगा तो आँख तो धंसा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो ही कहता है कि आँख का आइरिस जो है वह नीचे की तरफ हो जाता है और दृढ़ पटल ऊपर की तरफ हो जाता है। ओके। आंखें नीचे झुकी लगती है तथा बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। अब होता है कि जब सामने से मस्तिष्क उभरा हुआ रहता है तो बच्चा का आंख धंसा रहता है, तो ऐसे में अगर ऊपर वो देखना भी चाहता है तो ऊपर से उसका मस्तिष्क रहता है, इसलिए नहीं देख पाता है, इसलिए वह सामने का ही देखता है, ऊपर का नहीं देख पाता है, ठीक है। आगे है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी, ऐंठन एवं भेंगापन होता है। अब चूँकि मस्तिष्क में जल का इकट्ठा है, जल इकट्ठा हो रहा है, CSF द्रव इकट्ठा है, तो उसके कारण ब्रेन में क्रेनियल प्रेशर हो सकता है। मतलब जो क्रेनियल कैविटी है, जो गुहा है, वहाँ पे प्रेशर लग सकता है, दबाव लग सकता है। अब ये दबाव होने से उल्टी हो सकता है, ऐंठन कलभंसन आ सकता है, भेंगापन मतलब इंस्क्यूट हो सकता है, साथ में सिर दर्द हो सकता है। तो ये सब जो है आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर के दबाव से बढ़ने से होता है, ठीक है। और भी कुछ जो है लक्षण दिखाई देते हैं, देख लीजिए। जैसे तीखी आवाज़ में, बच्चा को तीखी आवाज़ में रोएगा क्योंकि इस समय उसे ऐंठापन होगा, दर्द होगा मस्तिष्क में प्रेशर लगने से, ठीक है। तो तीखी आवाज़ में रोगा। बालक दूध पान ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे तो पेन रहेगा मस्तिष्क में, तो कैसे वह दूध पान स्तनपान कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है मानसिक विकार एवं अस्पाष्टिक पक्षाघात। अब हो सकता है इसके समस्या से लक्षण में उसे मानसिक विकार भी आ जाए, मेंटल डिसऑर्डर, या अस्पाष्टिक पक्षाघात भी हो जाए, ठीक है, यानी शॉक भी लग जाए, पैरालिसिस भी हो सकता है। कम नाड़ी दर व श्वसन दर। और इस अवस्था में बच्चा का नाड़ी दर कम जाता है, श्वसन भी जो है कम जाता है, ठीक है।
तो यह सब कुछ जो है लक्षण है, मैंने लक्षण बता दिया। मेन लक्षण यही ऊपर वाला सब है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि सिर का जो है सिर का व्यास जो है बढ़ जाता है, सीवन रेखाएं दूर दूर हो जाता है, कपाल पर उभरी हुई सिरा दिखता है, उभरा हुआ आगे का जो है ललाट हो जाता है उभरा हुआ, ठीक है। सिर का आघात परीक्षण करने पर मतलब थपथपाने पर सिर पर मटके जैसी आवाज़ आती है। आँखों में परितारिका नीचे की तरफ हो जाता है, दृढ़ पटल ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ओके। आंखें नीची हुई लगती है तथा बालक ऊपर की ओर नहीं देख पाता है। इंट्राक्रेनियल बढ़ने से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी होता है, ऐंठन होता है, स्क्यूंट आता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, जिससे बच्चा तीखी हुई आवाज़ में रोएगा, बालक दूध पान नहीं कर पाएगा, मानसिक विकार हो सकता है, कम नाड़ी व श्वसन दर हो सकता है। तो बच्चा में यह सब लक्षण पाया जाएगा जो CSF के बढ़ने के कारण होगा, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस निदान क्या होगा, इसका डायग्नोसिस बड़ी आम बात है। चलिए हम इसके डायग्नोसिस को देखते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में सबसे पहला हम सिर का परिमाप लेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है, मतलब फीता से हम लोग नापेंगे कि एक नॉर्मल बच्चे में जितना सिर का परिमाप होनी चाहिए डायमेंशन, उतना यह CSF बच्चे में है या नहीं है। अगर सिर अनुपात से ज़्यादा परिमाप लगेगा तो समझेंगे कि इसका जो है प्रॉब्लम यही है, ठीक है। एक्सरे, ठीक है ना, एक्सरे जो है आपको क्या होता है एक्सरे करवा सकते हैं खोपड़ी का, CT स्कैन जो है करवा सकते हैं, ओके। वेंट्रिकुलोग्राफी, ठीक है, जो वेंट्रिकल होता है यह वेंट्रिकल के वेंट्रिकुलोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यही कुछ जो है निदान है, कुछ खास निदान है नहीं, बस सरकमफ्रेंस, एक्सरे, CT स्कैन, वेंट्रिकुलोग्राफी, यह याद रखिएगा निदान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए उपचार क्या है, मान गए किसी बच्चा में अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, CSF इकट्ठा हो जाता है, उसका सर बड़ा दिखने लगता है, बच्चा को परेशानी होने लगता है, तो आखिर इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा, है तो यह जन्मजात रोग ही, लेकिन कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो अगर ICP को कम करना हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना हो, जो CSF के बढ़ने से प्रेशर दिमाग पर लगता है, मस्तिष्क पर, तो इस ICP को कम करना हो तो उसके लिए हम लोग मेनिटोल देते हैं और फुरसामाइड देते हैं, जो क्या करता है कि शरीर से अत्यधिक तरल को निकालता है और जहाँ भी प्रेशर लगता हो उसको कम करता है, ठीक है। तो यह प्रेशर को कम करता है मेनिटोल और फुरसामाइड, ठीक है। चलिए दूसरा है आवश्यकता पड़ने पर जो है गंभीर स्थिति में इसका हम लोग सर्जरी भी करते हैं, जैसे वेंट्रिकुलोप्लास्टी। क्या होता है, जो वेंट्रिकल होता है इसमें उसको जो है वेंट्रिकुलोस्टोमी की जाती है। क्या की जाती है, देखिए नाम रखिए, वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है, वेंट्रिकुलोस्टोमी याद रखिएगा। सर्जरी में वेंट्रिकुलोस्टोमी या कोरोइड प्लेक्सोटोमी होता है, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सोटोमी या वेंट्रिकुलोस्टोमी, यही दो सर्जरी याद रखिएगा। तीसरा है लंबर पंक्चर के द्वारा CSF की निकासी की जाती है। अब लंबर पंक्चर आप लोग को पढ़ना है, पढ़िएगा LP, जिससे होता है कि स्पाइनल जो होता है ना, स्पाइन से जो CSF होता है, इसको निदान के लिए या अत्यधिक CSF के निकासी के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर एरिया में जो है स्पाइनल में इंजेक्शन के द्वारा CSF फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, अब चूँकि हम लोग जानते हैं CSF ब्रेन में भी है और हमारा स्पाइनल में भी है, तो CSF को निकासी से जो है CSF के निकासी करने पर कमेगा तो दबाव कम लगेगा, ठीक है। और अगर मान गए अगर काम नहीं कर रहा हो तो संटिंग किया जाता है। अब संटिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। संटिंग होता यह है कि जो ब्रेन में पानी भरा है ना CSF, तो इसमें एक पतला सा नली डाला जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है, एक पतला सा नली डाला जाता है वेंट्रिकल में। अब नली डालकर क्या किया जाता है कि इस नली को जो है पेट में लाया जाता है, पेट में जोड़ा जाता है, ठीक है। इससे यहाँ पे नली में, इस खोपड़ी में डाल दिया नली, पतला नली, ठीक है। अब इस नली को क्या करता है कि पेट में लाकर ज्वाइंट कर देता है। होता है कि इसमें जो भी पानी इकट्ठा होता है या ज़्यादा बनता है पानी, तो इस ट्यूब के द्वारा यह पानी पेट में आ जाता है, ठीक है, और पेट के बाद जो है पाचन से बाहर निकल जाता है। तो यह जो है संटिंग, यही संटिंग होता है, ठीक है। जो
मस्तिष्क में लगाकर पानी वाले जगह पर एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया जाता है पेट में, और वह पानी सब पेट में आ जाता है, जिससे यह मस्तिष्क का जो पानी है कम जाता है और बच्चा का सिर जो है नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यह शंटिंग होता है। ओके, चलिए उपचार को समझ गए कि लंबर पंक्चर के द्वारा CSF निकाला जाएगा, या शंटिंग किया जाएगा, या वेंट्रिकुलोस्टोमी हो सकता है, या क्रोइड प्लेजोटोमी होगा, या फिर यूँ कहा जाए तो प्रेशर कम करने के लिए मेनिनटोल या फुरसेमाइड दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उपचार, समझ गए। चलिए सर्जिकल पूर्व नर्सिंग देखभाल। अब आपसे नर्सिंग देखभाल पूछेगा कि बताइए कि हाइड्रोसेफलस में कौन सा सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले जो है देखभाल बताइए, ऐसे आपसे पूछ सकता है, या नर्सिंग प्रबंध पूछ सकता है। तो चलिए नर्सिंग प्रबंध में सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद का नर्सिंग देखभाल देखते हैं। यहाँ पे है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है मतलब पहले का। ठीक है, बढ़े हुए ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे ICP होगा, आई होगा, चिन्हों को आकलन करना चाहिए। अब ICP में क्या क्या होता है, इस चिन्ह को आपको जो है देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। ICP बढ़ने पर सिर का परिधि बढ़ता है, मतलब सिर बड़ा दिखेगा आपको, धीमी श्वसन गति धीमा हो जाएगा, व्यवहार में बच्चा का परिवर्तन आने लगेगा, सीवन रेखाएं जो है खींचा हुआ दूर दूर दिखाई देगा। ठीक है, सिर दर्द होगा। ओके, और तो ये सब का आकलन करना चाहिए। ठीक है, सर्जरी से पूर्व जो है आपको ICP जो बढ़ा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको जो है आकलन करना चाहिए। अब आकलन में क्या क्या हो सकता है, तो सीवन रेखाएं दूर दूर खींचा हुआ हो सकता है, श्वसन गति धीमा हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, सीवन रेखाएं का आकार जो है अलग अलग खींचा हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है, सिर का परिधि बढ़ा हो सकता है। तो ICP बढ़ने से ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बातें हैं, मस्तिष्क में पानी बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उसमें तनाव आएगा, तो सीवन रेखाएं दूर दूर होगा, नसें उभरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, उस प्रेशर पड़ेगा तो दर्द होगा। तो यह सब ICP बढ़ने से होता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे बालक का वाइटल साइन, रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर, यह सब हमेशा चेक करते रहेंगे। ठीक है, सर्जरी से पहले बच्चे को त्वचा एवं त्वचा की सलवटों को विशेष ध्यान रखें, त्वचा को स्वच्छ व सूक्ष्म बनाकर संक्रमण से बचाएं। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा का जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है, बहुत कोमल होता है, तो उसको शुष्क और संक्रमण से बचा कर रखना होगा। ठीक है, बच्चे को उठाते समय गर्दन, कंधे व सिर को सहारा दें। अब बच्चा को जब भी आप उठाएं तो उसके लिए आप उसके गर्दन में, उसके कंधे को और सिर को सहारा देकर उठाएं। ठीक है, बालक को पर्याप्त पोषण आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, उसे बिठा कर खिलाएं। अब बच्चा को क्या करें कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे जो है पोषण दे और उसे उठा कर यानी बैठा कर जो है पोषण देना चाहिए। ठीक है, चाहे आप स्तनपान ही क्यों नहीं करा रहे हैं। ठीक है, बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता को बिल्कुल बनाए रखें। ओके, उसके बाद है प्रत्येक जो है 2 घंटे के बाद जो है बालक की स्थिति बदलते रहे। ठीक है ना, निरंतर स्थिति बदलने से बालक को बेड सोर व हाइपोस्टैटिक निमोनिया होने से बचा जा सकता है। समझ रहे हैं, इसीलिए स्थिति बदला जाता है। आगे है बालक की सभी प्रकार के जांच, निदान व दैनिक देखभाल के लिए पालकों को सम्मिलित करें। पालकों मतलब उनके गार्जियन को सम्मिलित करें देखभाल में। बालकों को परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दें। ठीक है, सर्जरी से पूर्व है तो आप बताइए 9वें पॉइंट में हमने कहीं नहीं बताया कि परमिशन जो है लेना है, तो परमिशन तो आपको लेना पड़ेगा, तो यह भी लिखेंगे, जबकि मैंने नहीं बताया। तो आपको लिखना पड़ता है, मैं बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन जो उसमें होगा वह आपको खुद से भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 9 पॉइंट हमने बता दिया, लेकिन अभी तक बताए ही नहीं कि सर्जरी के बारे में उनको परिजनों को जो है जानकारी देंगे। ठीक है, सर्जरी के बारे में जो है जटिलता के बारे में बता देंगे। ठीक है, सर्जरी के बारे में जो है मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद सहमति प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के जांचों को इकट्ठा करेंगे। तो यह सब होता है ना सर्जरी से पहले, तो अभी तो ये सब इंक्लूड होगा, तो 14-15 पॉइंट हो ही जाएगा। तो आपको ये सब अभी इसमें लिखना है, मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, ऐसे छोड़िएगा तो गड़बड़ा जाइएगा।
अब बातें आती है, अब सर्जरी से पहले हम कंप्लीट देखभाल लिख दिए हैं, तो अब सर्जरी के बाद लिखेंगे कि अब बच्चा में सर्जरी हो चुका है तो हम क्या क्या अब देखभाल करेंगे। ठीक है, देखिए, जब तक बालक की होश ना आए प्रत्येक 30 मिनट के बाद वाइटल साइन को मापते रहें। जब तक सर्जरी के बाद बालक को जो है होश ना आए आप चेक करते रहेंगे। ठीक है। दूसरा है बालक का शारीरिक तापमान को बनाए रखें, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर लॉस होने से भी बच्चा में दिक्कत आ सकता है। श्वसन मार्ग अनअवरुद्ध बनाए रखे व म्यूकस स्रावों को हटाए। अनअवरुद्ध के मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे अवरुद्ध नहीं है, अनअवरुद्ध है। अनअवरुद्ध के मतलब कि अवरुद्ध को जो है दूर करना चाहिए, यानी श्वसन मार्ग को साफ बना के रखे और म्यूकस को हटाना चाहिए। ठीक है। बढ़े हुए आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करना चाहिए, शंट की उचित कार्य प्रणाली पर निगरानी रखें। अब जो शंट लगाया गया है सर्जरी के माध्यम से, वो शंट जो है कैसा काम कर रहा है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ठीक है, शंट क्या होता है बता ही दिए। यदि आईसीपी में वृद्धि हो तो शंट को निरंतरता को जांचें व उसकी वाल्व के सही कार्य करने की जांच जो है वाल्व को दबाकर करते हैं। माय डियर, अब जो ब्रेन में जो लगा हुआ जो नली है जो स्टोमक से जुड़ा हुआ है, तो मान गए इसमें जब ये नली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें पानी इकट्ठा होते जाएगा और यह जो है आईसीपी बढ़ते जाएगा। तो इससे हम समझेंगे कि हमारा जो है नली काम नहीं कर रहा है, शंट काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इसमें जो वाल्व लगा होता है उसको दबा कर जो है हम लोग इसको जाँचेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। छठा है बालक को इस प्रकार लिटाएं कि शंट वाल्व पर दबाव न पड़े। अब जहाँ भी क्रेनियल में शंट किया गया हो उस साइड से बालक को नहीं लिटाएंगे, क्योंकि उस पर दबाव पड़ेगा शंट पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सातवां है बालक को शंट के विपरीत करवट लिटाएं, वही चीज़ें हैं। उल्टी होने पर पेट के बल लिटाएं तथा वाल्व पर दबाव न पड़ने दें। ठीक है। अब बालक को शंट के विपरीत, जहाँ भी शंट लगा है उसके विपरीत करवट लिटाएं। ठीक है, अगर उल्टी होता है तो पेट के बल लिटाएं और वाल्व को दबाव न पड़ने दें। ये चीज़ें हैं। ठीक है। आठवां है शंट से सीएसएफ की निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता अनुसार व निर्देशानुसार इसे पंप करें। ठीक है, यदि कोई जटिलता हो तो चिकित्सक को सूचित करें। अब सीएसएफ अच्छा से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसके सुनिश्चित के लिए आपको निर्देशानुसार पंप करना चाहिए। निर्देशानुसार ध्यान रखिएगा, अपना से नहीं। और कोई जटिलता दिखे तो डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है। 9वां है यहाँ पे संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के अनुसार जो भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो दे, क्योंकि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक दवाई चलता ही चलता है संक्रमण से बचाने के लिए। त्वचा एवं मुख को स्वच्छ रखें, साफ रखें। पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे तथा धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाएँ। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए 12 नंबर का पॉइंट है बालक को शांत, स्वच्छ व आरामदायक वातावरण प्रदान करें। निर्देशित हल्के दर्द निवारक औषधियाँ, शामक औषधियाँ, सीडेटिव नहीं दी जाती है। ठीक है, हल्के जो है आपको दर्द वाला दवाइयाँ दिया जाता है, ना कि जो है सीडेटिव दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है। बालक की देखभाल में माता पिता की सहायता बहुत ज़रूरी है, तो माता पिता से सहायता ज़रूर ले। तो इस प्रकार से यह सारा जो है नर्सिंग देखभाल था जो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद है। बस आपको ध्यान में रखना है कि बालक को इसमें क्या क्या सर्जरी होता है, और उस चूँकि शंट भी एक सर्जिकल प्रोसेस ही है, सर्जरी के बाद ही इसमें शंट जो है लगाया जाता है। तो आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद कंप्लीट जो है आपको प्रोसेस जो होता है उस सबको लिखना है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, इसके बीमारी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। बाकी इसके नीचे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने अच्छे से हाइड्रोसेफलस कवर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए फोटोथेरेपी, थेरेपी मतलब क्या होता है, उपचार, और फोटो मतलब फोटोथेरेपी, समझ गए। चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। इसको हम लोग प्रकाशीय चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है ना, प्रकाशीय चिकित्सा। प्रकाशीय इसलिए, प्रकाश चिकित्सा इसलिए क्योंकि इसमें प्रकाश लाइट का उपयोग किया जाता है। थेरेपी इसलिए क्योंकि यह जो है इसका उपचार करके बच्चे शिशु को सही किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब फोटोथेरेपी होता यह है, फोटोथेरेपी एक प्रकाश चिकित्सा, देखिए फोटोथेरेपी या प्रकाश चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें शिशु को खुले नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज फोटोथेरेपी, तो मेरे डियर फोटोथेरेपी एक लाइन में बताइएगा कि फोटोथेरेपी एक चिकित्सा है, एक उपचार करने की विधि है जिसमें बालक बच्चे को एक नग्न मतलब नग्न रखा जाता है, खुला रखा जाता है प्रकाश के नीचे। किस प्रकाश के? तो ब्लू रंग के प्रकाश में, इसीलिए इसे फोटोथेरेपी कहते हैं। अब ये तो हो गया कि प्रकाश के नीचे रखते हैं तो फोटोथेरेपी, लेकिन किस चीज़ के लिए देख लीजिए। इसमें बिलुब्रिन का प्रकाश भंगुरन होता है जो त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलुब्रिन को घुलनशील अहानिकारक मतलब जो शरीर के लिए हानिकारक न हो वैसे पदार्थों में यह फोटोथेरेपी बदल देता है और जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। मेरे डियर फोटोथेरेपी में होता यह है कि जब बालक के बिलुब्रिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर में नवजात पीलिया हो जाता है, जैसे देखते भी होइएगा, खासकर जो बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है जॉन्डिस के साथ में जन्म लेता है, यानी जन्मजात पीलिया उसको कहते हैं, ठीक है। या न्यू बॉर्न बेबी को जो जॉन्डिस होता है उसको कमला कहते हैं। तो ऐसे में ये जो होता है हाइपर बिलुब्रिनिया के कारण होता है, शरीर में बिलुब्रिन अतिरिक्त जो है बढ़ जाना, ज़रूरत और हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाने पर यह फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह फोटोथेरेपी क्या करता है कि जैसे ही आपका शरीर में जॉन्डिस होता है तो बिलुब्रिन लेवल बढ़ता है। अब बिलुब्रिन लेवल बढ़ता है तो वह बिलुब्रिन क्या होता है कि अंदर से आपके त्वचा वाले सतह पर चिपकने लगता है, चिपक जाता है, जिससे हमारा शरीर पीला पीला होने लगता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो शिशु होते हैं, बालक जो होते हैं, उसके शरीर में अंदर से त्वचा पर बिलुब्रिन का जो होता है वो चिपक जाता है और जो चिपका हुआ बिलुब्रिन है उसको भंगुर करता है, मतलब तोड़ने का काम जो है यह प्रकाशीय चिकित्सा करता है। प्रकाश भंगुरन मतलब प्रकाश के द्वारा भंगुर किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जब वो पिघलाया जाता है तो जब तोड़कर उसे घुलनशील बनाया जाता है तो वह शरीर के लिए अहानिकारक रूप से अहानिकारक हो, मतलब शरीर के लिए कोई हानि न पहुँचे, ऐसा घुलनशील पदार्थों में बदल देता है यह फोटोथेरेपी। और वह घुलनशील में बदल देता है तो किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है, शरीर से हमारे बाहर मूत्र वगैरह के द्वारा निकाल देता है। तो यही फोटोथेरेपी होता है, समझ गए। चलिए अब इसका उपयोग देख लीजिए कहाँ पे कब किया जाएगा। तो मेरे डियर जब शिशु का सीरम बिलुब्रिन का लेवल 15 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, 15 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है, एवं यही सीरम लेवल अपरिपक्व शिशु में अगर 10 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है तो फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगर नॉर्मल एक बच्चा है, जन्म लिया, और उसका अगर सीरम लेवल बिलुब्रिन का लेवल 15 mg प्रति से अधिक है तो समझ जाइएगा कि इसे फोटोथेरेपी दिया जाना है, ठीक है। अगर वही मान गए बच्चा अपरिपक्व है, इमेच्योर है, मतलब समय से पहले जन्म ले लिया है, तो उसको हो सकता है बिलुब्रिन लेवल कम हो, जो कि 10 mg ही दिखा सकता है, तो उसके लिए यही लेवल काफ़ी है। और इस कंडीशन से अगर दिखाई देगा तो उसको जो है फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अपरिपक्व में इतना और परिपक्व में यानी एक नॉर्मल में इतना, ठीक है, याद रखिएगा। और इस अवस्था में उपयोग किया जाता है फोटोथेरेपी का, ओके। अब फोटोथेरेपी का प्रक्रिया क्या है देने का, देख लीजिए मेरे डियर। प्रकाश चिकित्सा में नीला प्रकाश सफ़ेद प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो ब्लू रे का जो रे होता है, जो ब्लू लाइट का रे होता है ना, वह बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावी होता है तुलनात्मक सफ़ेद कलर के, ठीक है ना। सफ़ेद कलर का जो प्रकाश होगा वह जो है ब्लू कलर के प्रकाश से क्या होता है, ब्लू कलर के जो प्रकाश होते हैं वह सफ़ेद कलर के प्रकाश से अधिक जो है पावरफुल होता है, ठीक है, अधिक जो है शक्तिशाली होता है, ठीक है ना, अधिक प्रभावी है। लेकिन नीले प्रकाश से शिशु के अवलोकन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर मान गए आप किसी को फोटोथेरेपी दीजिएगा और जो फोटोथेरेपी में आप प्रकाश के उपयोग कीजिएगा जिस कलर के, वह ब्लू होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ब्लू कलर के ही प्रकाश का उपयोग करेंगे तो बच्चे को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, बच्चे को जो है स्किन पे, बच्चे के शरीर में प्रॉब्लम, बाधा उत्पन्न होने लगेगा। चूँकि ब्लू कलर का जो रे होता है वह काफ़ी ज़्यादा डीपली जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है।
इसलिए 2 नीली तथा 4 सफ़ेद फ्लोरेंस ट्यूब का मिलाकर बनी प्रकाश चिकित्सा इकाई का उपयोग लाभदायक होता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जब हम जो प्रकाश का उपयोग करेंगे उसमें ब्लू और सफ़ेद दोनों प्रकाश को मिक्स करेंगे, ताकि जो बैलेंस हो ब्लू प्रकाश का वह सफ़ेद प्रकाश जो है उसमें अपना प्रभाव डाले, जिससे ब्लू प्रकाश का जो शरीर पर जो उसका प्रभाव होगा वह जो है कम होगा, शरीर को नुकसान कम पहुंचाएगा। इसलिए हम ब्लू प्रकाश के साथ में मेन क्या है, मेन है ब्लू प्रकाश। ब्लू प्रकाश के बिना प्रकाश भंगुरन संभव नहीं है, बिलुबिरिन का भंगुरन संभव नहीं है, तोड़ेगा वही, पिघलाएगा वही। लेकिन शरीर को नुकसान से बचाने के लिए, चूँकि ब्लू रे बहुत ज़्यादा, ब्लू का प्रकाश बहुत ज़्यादा शरीर के लिए हानि हो सकता है बच्चे के लिए, इसलिए हम उसमें वाइट कलर का ट्यूब लगाएंगे प्रकाश लाइट वाला। और अगर 2 ब्लू ट्यूब का उपयोग करेंगे तो उसमें 4 जो है हम लोग क्या कर देंगे, वाइट वाला ट्यूब लगा देंगे, जो क्या करेगा कि दोनों ब्लू के नॉर्मल कर देगा और मेकअप कर देगा। तो ये हो गया बातें, चीज़ों को समझ गए। तो ये करने से जो है इफ़ेक्ट बच्चे पर नहीं पड़ेगा और लाभदायक होगा। ठीक है, तो यह हो गया प्रक्रिया और यह आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसे इनक्यूबेटर या पोट दोनों पर स्थित किया जा सकता है। इसे चाहे तो आप इनक्यूबेटर जो शीशा में देखते होइएगा, कहता है कि बच्चा को शीशा में रखा गया है, तो शीशा एक तरह से वह इनक्यूबेटर होता है जो बच्चे को आवश्यक तापमान, आर्द्रता जो है बच्चे को बना के रखता है। जो बच्चे का ऑक्सीजन वगैरह या तापमान वगैरह की कमी हो जाता है तो उसको इनक्यूबेटर पात्र में रखा जाता है। वह एक रखने का एक पात्र होता है जिसमें बच्चे को रखा जाता है जन्म के बाद। ठीक है, तो ये जो होता है, ये ट्यूब को हम लोग चाहे तो इनक्यूबेटर और पोट दोनों पर स्थित कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हो हम स्थित कर सकते हैं। अब आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा मेरे डियर, यही है आपका फोटोथेरेपी। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फोटोथेरेपी है, देख सकते हैं यही इनक्यूबेटर है। बच्चा इसमें जो है क्या है, डाला हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे लाइट लगा है, इसके अंदर लाइट है, देख रहे हैं ब्लू लाइट है ना, ब्लू लाइट, और बीच में व्हाइट लाइट भी है, दोनों मिक्स है। तो यह बच्चे का देख सकते हैं, बच्चे का जो सेंसिटिव पार्ट है उसको ढक दिया गया है, देख रहे हैं ना। आँख को यहाँ पे व्हाइट पट्टी से ढक दिया गया है ना, और यहाँ पे भी ढक दिया गया, बाकी शरीर पूरा खुला है और इधर से प्रकाश जो है सीधा बालक पर पड़ रहा है। तो यह प्रकाश क्या करेगा, शरीर पर अपना इफेक्ट देगा, और जो त्वचा के अंदर से सतह पर बिलुबिरिन चिपका है, सटा हुआ है, उसे यह पिघलाएगा। ठीक है ना। अब यह जो प्रक्रिया दिया जाता है प्रकाश का, तो आप कहेंगे कि बच्चा तो एक ही साइड सोया है तो एक ही साइड का पिघलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको बारी बारी से हम जो है पोजीशन बदल कर दे सकते हैं, जिससे शरीर के सभी सतहों का बिलुबिरिन पिघल सके। ठीक है ना। तो यही देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से आपका जो है फोटोथेरेपी होता है। इस वाले में लाइट ट्यूब लगा होता है और यह बच्चे पर डाला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, इसमें नग्न शिशु को डायपर पहनाकर पोर्टेबल या स्थिर प्रकाश साधन के नीचे, जो त्वचा से लगभग 18 से 24 इंची की दूरी पर हो, खुला छोड़ा जाता है। मतलब इस पर अभी हम प्रक्रिया ही देख रहे हैं। देखिए, ये होता है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट, अब बच्चे को मानिए यहाँ पे सुलाए हैं नीचे में, तो इस लाइट और इस बच्चे के बीच का जो दूरी होगा वह 18 से 24 जो है हम इसके दूरी पर रखेंगे। समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये जो लाइट हो जो बच्चे पर पड़ने वाला है और जो बच्चा को नीचे रखेंगे पात्र में, उस दोनों के बीच में 18 से लेकर 24 जो है इंच का जो है हमें फासला होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। और बच्चे को नग्न अवस्था में रखेंगे डायपर पहनाकर, जो कि यहाँ पे पहनाया भी गया है। ठीक है, चलिए, ये सब प्रक्रिया है, आपको पता होनी चाहिए, लिखना पड़ेगा। शिशु की आंखों को प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आई पैड या मास्क से ढक देना चाहिए। फोटोथेरेपी देते समय शिशु की अवस्था में बार बार परिवर्तन करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पे आँख देखिए ढक के रखा गया है, क्योंकि प्रकाश से नुकसान हो सकता है बच्चे को आँख को, इसलिए आप मास्क से या आई डायपर जो होगा, डायपर आई का लिए जो है उससे ढक कर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ध्यान में हम रखेंगे कि बच्चे को अगर हम एक ही साइड छोड़ देंगे एक ही पोजीशन में, तो सिर्फ बिलुबिरिन जो होगा एक ही साइड का पिघल पाएगा, सभी साइड के शरीर का नहीं पिघल पाएगा। तो इसके लिए समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल पर शिशु का स्थिति बदलते रहेंगे, जिससे बच्चे का सभी साइड से बिलुबिरिन पिघल सके। ठीक है ना।
ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए फोटोथेरेपी की अवधि शिशु की अवस्था पर निर्भर करती है। अब फोटोथेरेपी कितना देर देना जाना है, कितना दिन तक दिया जाएगा, कितना समय तक, यह बच्चे के अवस्था पर निर्भर करता है कि फोटोथेरेपी से बालक में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, साइड इफेक्ट, या फिर फोटोथेरेपी से जो है बच्चे में कितना ज़्यादा जो है बिलिरुबिन की लेवल है, यह जो है निर्भर करता है शिशु के अवस्था पर। ठीक है, समान शिशु, एक नॉर्मल शिशु को अगर बिलिरुबिन लेवल बढ़ा है तो उसे 2 से 3 दिनों तक फोटोथेरेपी दिया जाता है और बिलिरुबिन लेवल को पिघलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग, यह प्रक्रिया है, चूँकि यह एक थेरेपी है तो इसका कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा, कुछ न कुछ विषम प्रभाव भी होगा। तो चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी। तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि बच्चे में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कर सकता है। चूँकि यह एक लाइट है, लाइट पड़ने से कोई भी चीज़ अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, सूखता है, तो शरीर के बॉडी से तरल चीज़ों को भी यह क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ऐसे में शरीर में निर्जलीकरण होने की संभावना है। ओके, बुखार, बालक को बुखार आ सकता है फोटोथेरेपी देने से। बच्चे में आलस, लेजीपन आ सकता है। ठीक है ना, त्वचा में उद्भेव हो सकता है, मतलब त्वचा में इरिटेशन वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन जो है उसको, एलर्जी वगैरह। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, त्वचा का रंग तांबे जैसा हो सकता है। ये प्रकाश देने से त्वचा का रंग जो है तांबे जैसा हो सकता है, जिसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, एंड विलंबित रक्ताल्पता, और रक्त की कमी जो है हो सकता है इस कंडीशन में। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है, एक बच्चे को फोटोथेरेपी देंगे तो ये सब होने की संभावना हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, निर्जलीकरण, बुखार, आलस, त्वचा उद्भेव, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम और विलंबित रक्ताल्पता, एनीमिया। समझ गए। अब नर्स की जिम्मेदारी इसमें क्या होती है इस फोटोथेरेपी देने में, देख लीजिए। पहला है, देखिए, शिशु के जैविक चिन्हों को निरंतर अवलोकन करना चाहिए। और जब भी आप फोटोथेरेपी दे रहे हो तो निरंतर वाइटल साइन शिशु का चेक करते रहना चाहिए, रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। ठीक है, निर्जलीकरण हेतु जलीय स्तर का अवलोकन करें। बच्चा में कोई निर्जलीकरण ना हो, इसके लिए निरंतर जो है उसके जलीय, मतलब फ्लूइड लेवल, जलीय स्तर का आकलन करते रहेंगे। ठीक है, एंड तीसरा है सीरम बिलिरुबिन एवं हीमोग्लोबिन स्तर का अवलोकन करना। अब बच्चे में जब भी हम देंगे फोटोथेरेपी तो ये भी चेक करते रहेंगे कि उसमें बिलिरुबिन का लेवल और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है कितना है, इसका स्तर जो है आकलन करेंगे। मतलब मान गए कि 2-3 दिन तक अगर फोटोथेरेपी चलेगा तो 2-3 दिन में तो हम चेक कर ही सकते हैं ना, ब्लड चेक करके सीरम लेवल का या हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम जाएगा तो फोटोथेरेपी कैसे दिया जाएगा उसको, ठीक है ना, और कम कर देगा वो। ये चीज़ होता है। मल मूत्र का अवलोकन करना, बच्चे मल मूत्र का निष्कासन कैसे कर रहा है, इसका अवलोकन आपको करना होगा। तो एज ए नर्स आपको ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप इसमें और लिख सकते हैं कि फोटोथेरेपी वाले बच्चे के अभिभावकों को संतावना देना। ठीक है ना, बच्चों को आवश्यक केयर के लिए माता पिता को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना। समझ गए ना, तो तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। चूँकि बच्चे के साथ तो उसके गार्जियन भी होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि फोटोथेरेपी दिलाने आएगा तो उसका गार्जियन उसे छोड़कर चला जाएगा। तो उसके गार्जियन भी होंगे, तो उसको गार्जियन को आप क्या क्या मोटिवेट कर सकते हैं, क्या संतावना देंगे, यह भी आप नर्सिंग केयर में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपका यहाँ पे फोटोथेरेपी समाप्त हो गया। और यह प्रश्न आपको 10 नंबर से लेकर 5 नंबर में भी पूछता है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत आसान है, याद करना है। जैसे एक फोटोथेरेपी है, इसका क्या काम है? काम है कि शरीर से बिलिरुबिन स्तर को पिघलाकर जो है एक अघुलनशील द्रव के रूप में बनाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है और वह शरीर में से गुर्दे के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह कब दिया जाता है? तो जब शिशु में बिलिरुबिन लेवल 15 mg/dl प्रति DL से अधिक हो जाए, और जब अपरिपक्व शिशु हो तो उसमें 10 mg प्रति DL से अधिक हो, तब यह दिया जाएगा। प्रोसेस क्या है? तो शिशु को नग्न इनक्यूबेटर में या पात्र में रखते हैं। उसमें एक ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जो ट्यूब ब्लू और प्रकाश दोनों, ब्लू और वाइट दोनों प्रकार के हो सकता है। वाइट इसलिए हो सकता है क्योंकि ब्लू का जो होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है और त्वचा उद्भेवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है त्वचा के लिए।
इसलिए उसमें वाइट कलर का प्रकाश ट्यूब लगाते हैं। अगर 2 ब्लू ट्यूब लगाएंगे तो 4 वाइट लगाएंगे, ताकि उसके लेवल को संतुलन कर सके, उसके लाइट को प्रकाश को, ठीक है ना। अब शिशु को उसमें खुले रखेंगे पात्र में, ठीक है ना। अब जो ये पात्र होगा नीचे जिसमें बच्चा है और जो लाइट लगा है, उस दोनों के बीच की दूरी जो है 18 से 24 इंच की दूरी पर होना चाहिए। अब हम बच्चे को आँख को, खुले आँख है तो उसको ढक देंगे, आईपैड या मास्क लगा देंगे, बच्चे को डायपर पहना देंगे और बच्चे को जो है निरंतर जो है पोजीशन बदल बदल कर थेरेपी जो है प्रदान करेंगे। तो यही जो हो गया, इसी को डिटेल में आपको लिख देना है, ताकि अगर 10 नंबर में पूछे तो 2 पेज 2.5 पेज में जाना चाहिए। तो इसको लिए आप पिक भी बना दीजिएगा, पिक्चर भी ऐसे दे दीजिएगा, इसमें बच्चे का एक चित्र बना दीजिएगा, इधर से प्रकाश ऐसे जो है दे दीजिएगा। यही जो है आपका हो जाएगा फोटोथेरेपी, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।